नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सैनिकों की एक पेट्रोलिंग पार्टी को चीनी सैनिकों द्वारा हिरासत में लेने की खबरें आई। अब इन खबरों को लेकर सेना ने बयान जारी कर इन खबरों को गलत बताया है। जहां चीन कोरोना वायरस की महामारी को लेकर वैश्विक स्तर पर घिरा हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि कूटनीतिक दबाव झेल रहा चीन दुनिया का ध्यान अब सीमा विवाद की ओर शिफ्ट करना चाह रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। लद्दाख सीमा पर चीन ने लगाए 100 तंबू। बंकर बनाने की मशीनें भी लाया चीन। भारत मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों को भारी संख्या में वहां तैनात कर दिया। दरअसल गलवान घाटी में चीन ने पिछले 2 सप्ताह के भीतर करीब 100 टैंक गाड़ दिए और चीन मशीनरी यहां ला रहा है जो शायद बंकर्स बनाने में इस्तेमाल हो। उधर भारत भी पैंगोल झील और गलवान घाटी में सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है और कई इलाकों में भारत की पोजीशन चीन से बेहतर है। चीन की हरकत के पीछे छिपी है उसकी घबराहट। आर्मी चीफ ने दिया हालात का जायजा। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना सतर्क हो गई। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने 14 कोर के लेह स्थित मुख्यालय में आर्मी के शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक कर चीन द्वारा सैनिकों की तैनाती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि चीनी सेना द्वारा कार्रवाई करने पर अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार किया गया। चीन की दादागिरी जारी। लद्दाख में सीमा पर बढ़ाए सैनिक। चीन की दादागिरी केवल हांगकांग और ताइवान में ही नहीं बल्कि भारत के साथ लगे लद्दाख सीमा पर जारी है। ताजा सैन्य झड़पों के बाद चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को लद्दाख से लगी सीमा के नजदीक तैनात किया। इतना ही नहीं, चीनी सेना भारतीय सड़क निर्माण को रोकने की प्लानिंग कर रही है। हांगकांग के अलग होने की आई नौबत। वहीं लद्दाख में भारत को घेरने में जुटे चीन को हांगकांग में तगड़ा झटका लगा। दरअसल कई बार हिंसक हो चुके विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चीनी सरकार ने हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी कानून को संसद में पेश किया, जिसके खिलाफ हांगकांग में सड़कों पर लाखों लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं चीन समर्थित पुलिस लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का सख्ती के साथ दमन कर रही है। चीन के खिलाफ हांगकांग में हंगामा। छोड़े गए आंसू गैस के गोले। रविवार को नए सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर पोस्टर लिए हांगकांग की सड़कों पर देखे गए। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, बुनियादी कानून के तहत जो आजादी और वैध हक दिए गए हैं, हांगकांग के ज्यादातर लोगों के अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा। इससे ना ही शहर के कारोबारी माहौल पर प्रभाव पड़ेगा। यह कानून एक देश दो सिस्टम वाली व्यवस्था को बरकरार रखने में मदद करेगा। हांगकांग की घटनाएं चीन का आंतरिक मामला है। वैश्विक संबंधों के तहत दूसरों के घरेलू मामलों में दखलंदाजी नहीं की जाती है। चीन ये बात स्पष्ट कर देना चाहता है। इंडियन आर्मी का चीन को जवाब। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आए दिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर भारतीय सेना के साथ संघर्ष कर रही है। अब मामला बढ़ गया है। ऐसे में अब भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है
कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे और उन क्षेत्रों में गश्त को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं लॉकडाउन के दौरान देश में जगह जगह फंसे लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। दरअसल घरेलू उड़ान शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है और 25 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए IGI एयरपोर्ट पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट से 25 मई को सुबह 4:30 बजे पहली फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट पर 25 मई से करीब 380 घरेलू विमानों का संचालन। हर 10 मिनट में बदल जाएगी एयरपोर्ट की लॉबी में हवा। लॉकडाउन के बीच 25 मई यानी सोमवार से देश में फिर से सभी घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही है। इसके लिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन का काम जारी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए टर्मिनल 3 पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, टर्मिनल 3 से उड़ानें संचालित होगी, लेकिन हवाई यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो साथ ही मुसाफिरों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है। क्या कहती है सरकार की गाइडलाइंस? जिनकी फ्लाइट को 4 घंटे है, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। यात्रियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। इसके अलावा एयरपोर्ट विमान के कर्मचारियों को PPE किट पहनना होगा। फ्लाइट के अंदर भी कई तरह की सतर्कता बरती जाएगी। ज्यादा बूढ़े और किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को हवाई यात्रा करने से मना किया गया है। हवाई यात्रा में भोजन नहीं मिलेगा। यात्रियों को सिर्फ एक बैग ले जाने की अनुमति होगी। 3 दिन में केंद्र ने विमान उड़ाने को लेकर बदला फैसला। बता दें, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस में सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक के लिए बंद रखने की घोषणा की हुई थी, लेकिन अचानक ही पिछले 3 दिनों में सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया। इस बारे में तर्क देते हुए कहा गया कि बाद में जब होटल, रेस्टोरेंट खोल दिए गए तो उड़ानों को स्थगित करना सही नहीं होगा और उड़ानों का फिर से शुरू किया जाना फर्मों को उनके निर्माण कार्य में बड़ी मदद देगा। तो वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO विदेह कुमार जयपुरिया ने घरेलू उड़ानों को लेकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर किस तरह के नियमों का पालन करना है, इसकी जानकारी दी। ये है कि आप पहले से अगर चेक इन करके अपना बोर्डिंग पास लेकर के आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने उसका प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी, अगर आपका बोर्डिंग पास है या टिकट है, तो बाहर हमने स्कैन एंड फ्लाई मशीन लगाए हुए हैं जिससे कि आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं बोर्डिंग पास का। गेट पे एंट्री के टाइम पे सबसे पहले आपका टेम्परेचर देखा जाएगा, टेम्परेचर गन से या थर्मल कैमरा से, और आपका स्टेटस आरोग्य सेतु ऐप पे देखा जाएगा।
फिर जो भी बैग आपका है उसको यूवी सैनिटाइजेशन टनल के थ्रू ले जाकर उसको सैनिटाइज करके फिर आपको टर्मिनल के अंदर आने की इजाज़त मिलेगी, जहाँ पे कि CISF ही गेट पे आपका बोर्डिंग पास और आपका ID कार्ड एक ग्लास पार्टीशन के दूसरी तरफ से देखेंगे और आप अंदर वॉक करेंगे तो हमने एक कार्पेट डाला हुआ है जिसमें पार्ट ऑफ द कारपेट जो है वो सैनिटाइजर से डिप्ट है, तो आपका शू भी सैनिटाइज हो जाएगा। अंदर आने के बाद बैगेज ड्रॉप के लिए आप एयरलाइंस काउंटर पे जा सकते हैं या अपना आप बैगेज टैग प्रिंट कर सकते हैं कस मशीन से, जो कि वहाँ पे भी सैनिटाइज़र अवेलेबल है और वहाँ पे भी इंडिविजुअल एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। आप बैगेज एक बार ड्रॉप करेंगे तो आपका बैगेज टैग भी SMS के थ्रू आपको मिलेगा। उसके बाद अंदर जाने के बाद SHA में भी जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी फूड एंड बेवरेज आउटलेट हैं, उन सब जगह पे भी सोशल डिस्टेंस मार्किंग की हुई है। उन सब जगह भी सब दुकानों की एक एक लिमिट तय की हुई है जिससे कि डिस्टेंसिंग बरकरार है। वहीं विधेय कुमार जयपुरिया ने बताया कि पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को सुबह 4:30 बजे उड़ान भरेगी। एक दिन में 190 प्रस्थान और 190 उड़ानों का आगमन होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रस्थान और आगमन वाली उड़ानों में 20-20 हजार यात्री हैं। वहीं विधेय कुमार जयपुरिया ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप जरूरी नहीं, यात्री का तापमान और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म काफी होगा। 380 घरेलू विमानों का संचालन। भारत में 25 मई से घरेलू विमानों के फिर से उड़ान भरने की तैयारी के बीच दिल्ली हवाई अड्डा सोमवार से करीब 380 उड़ानों का संचालन करेगा। दरअसल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच करीब 2 महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार घरेलू विमानों का संचालन देश भर में सोमवार से बहाल होगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में चोरी के शक में 2 साधुओं की पीट कर हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक आश्रम के अंदर साधु की हत्या कर दी गई। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में शनिवार देर रात लिंगायत समाज के एक साधु और उनके सेवक की हत्या का मामला सामने आया। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लिंगायत समाज के साधु की हत्या। शव ले जाने की फिराक में था हमलावर। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में शनिवार देर रात लिंगायत समाज के एक साधु और उनके सेवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जाता है कि साधु पशुपति महाराज का शव आश्रम में मिला, जबकि उनकी सेवा करने वाले सेवादार भगवान राम शिंदे का शव आश्रम से कुछ दूर पर पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी की पहचान साईनाथ लिंगाड़े के रूप में हुई, जिसे तेलंगाना से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने कहा लूटपाट बनी हत्या की वजह। नांदेड़ के एसपी विजय कुमार मगर ने बताया कि साधु के ऊपर मिर्ची पाउडर डालकर गला दबाकर हत्या की गई और हत्या के बाद आरोपी शव के साथ भागने की फिराक में था। वो गाड़ी में साधु का शव ले जा रहा था, लेकिन जब गाड़ी मठ के गेट पर टकराई तो वह फरार हो गया। आज के दिन एक सुबह नागठाणे गांव के निर्वाणजी मठ, जहां साधु शिवाचार्य रुद्र
पशुपति का मठ है, वहाँ उनकी हत्या हुई थी। आज सुबह जैसे खबर मिली, उसमें उस गांव का ही अक्यूज साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च फूट डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा और साधु के जो चीज़ वस्तु यानी लैपटॉप, बाकी के चीज़ वस्तु और पैसे वो डिक्के साधु के गाड़ी में डाल के और साधु को भी मृतदेह गाड़ी में डाल के वो वहाँ से भाग रहा था। गाड़ी मठ के गेट पे अटक गई, यानी मुझको धक्का लगा और साधु के सेवेकरी नीचे आ गए। जब सेवेकरी को पता चला कि वो साधु को लेकर वो तो पता नहीं था, लेकिन ऐसे चल रहा था कि गाड़ी चुरा रहा है, तो उसको तहकीकात कर रहे थे कि गाड़ी लेकर तू क्यों भाग रहा है, क्या साधु की गाड़ी क्यों चुरा रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम मिला, वो गाड़ी के नीचे आ गया और लोग इधर उधर उनसे बोलते लगे, तो वो वहाँ से वो भाग गया। घटना के बाद राजनीति शुरू। वहीं इस घटना के बाद से राजनीति शुरू हो गई। पिछले 1 महीने के अंतराल में यह साधु की हत्या की दूसरी घटना है। इसके पहले पालघर में भी साधुओं की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब बीजेपी ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। हालांकि पुलिस इसमें दूसरे एंगल की भी जांच कर रही है कि आरोपी शव को लेकर क्यों भाग रहा था। वहीं प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। अब क्या गांव वालों की साधु के साथ कोई रंजिश थी, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। उधर राजस्थान में अब सूरज दादा अपने तेवर दिखाने लगे हैं। दरअसल प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम ड्राई रहने के कारण अब पारे में धीरे धीरे बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। लगातार गर्मी का सितम बढ़ने से हालात ये हैं कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। ये गर्मी, चढ़ता पारा, बढ़ती गर्मी, आसमान से बरस रही आग, तापमान 42 के पार। गर्मी ने किया बेहाल, सबसे ज्यादा तप रहा राजस्थान। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी का अनुमान। एक और जहां कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं आगामी दिनों में राजस्थान गर्मी की तपत को लेकर बेहाल होने वाला है। वहीं मौसम विभाग भी इसे लेकर लगातार चेतावनी दे रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में तापमान 46 से लेकर 48 डिग्री के बीच रहने वाला है। लिहाजा लोगों के लिए घर से निकलना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। चूरू में भीषण गर्मी ने दिखाए तेवर। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में नौतपा की शुरुआत से पहले ही गर्मी अपने तेवर से प्रदेशवासियों को बेहाल करने में लगी है। प्रदेश के सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में से एक चूरू में लगातार पारा उफान मार रहा है। दिन भर चलने वाली हीट वेव और तपते सूरज ने यहां लोगों को बेहाल कर रखा है। कोरोना ने वर्तमान में सभी की सोच को बदल के रख दिया है। लोग चाहे भय के मारे चाहे किसी भी वजह से वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। वर्तमान में यही निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है।
बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है। इससे गला संक्रमित नहीं होएगा। बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। वापस पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं वही हमारे लिए सही है। मैम 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। इतनी धूप में काम कर रहे हैं हम भी, तो पसीने पसीने में हो जाते हैं। टेम्परेचर आपको लग रहा है बढ़ गया? हाँ मैडम, बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ तो प्रॉब्लम यही है सारी धूप की, धूप में जॉब वॉब कर रहे हैं बस, और क्या प्रॉब्लम है यही। मौसम विभाग ने दी राजस्थान में हीट वेव चलने की चेतावनी। मौसम विभाग की ओर से दिए गए आखिरी तापमान अपडेट के अनुसार चूरू का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं विभाग का कहना है कि राजस्थान में अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। दिन भर झुलसाने वाली तेज धूप के साथ दोपहर में गर्म हवा यानी लू चल रही है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे जून का महीना नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आसमान से बरस रही आग के कारण देश के कई राज्यों के लोग बेबस हैं और ऐसा अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। शहर में रोजगार की कमी और मील कारखानों के बंद होने के चलते ये लोग तेजी से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की कोई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक प्रवासी मजदूर की 8 माह की गर्भवती पत्नी को पैदल ही पंजाब से यूपी के लिए निकलना पड़ा और इस दौरान रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। पैदल आ रहे थे जी, किसी जमींदार के ट्रैक्टर में बैठ के आया था जी।
शंभू आके ऑटो करके फिर आए जी। आगे जीआरपी के स्टेशन पे आके उन्होंने हमें यहाँ के लिए रेफर कर दिया जी। तब से कल से हम यहीं हैं, हमारे बच्चे हम ये सब ठीक है जी। हमें अपने गांव जाना है जी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था? सयालू से आ रहे थे जी, घनौर के पास में थे, यूपी जाना है जी हमें। सर मेरी पत्नी को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रास्ते से हुई है जी। तो पैदल ही आ रहे थे आप? हाँ जी सर, रास्ते में पैदल आ रहे थे, फिर जमींदारों के ट्रैक्टर में से बैठ के आए जी, फिर आगे ऑटो करके लेके फिर आए यहाँ तक। आपकी वाइफ ठीक है? ठीक है जी। पुलिस ने दिया मानवता का परिचय। वहीं अंबाला पुलिस ने पीड़ित महिला को अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में पहुंचाने को लेकर मानवता का परिचय दिया। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि महिला प्रसव पीड़ा में है, तो एम्बुलेंस भिजवाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। अब उन्हें अच्छी तरह से ठीक होने पर उनके घर भेजने का इंतजाम किया जाएगा। वो हमारे पास एक सूचना आई थी, जब वो उधर से पैदल आ रहे थे तो हमने देखा कि वो प्रसव पीड़ा से वो ग्रसित है, तो पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवा के उसको हॉस्पिटल में भेजा था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनको जैसे ही ठीक होंगे उनको घर भिजवाने का इंतजाम किया जाएगा। बहरहाल बेरोजगारी और बेबसी ने मजदूरों को मजबूर बना दिया है। मजदूरों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आ रही है। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इनका रोजगार छिन गया और वे बेरोजगार हो गए। जैसे तैसे कर कुछ दिन तो उन्होंने काट लिए, लेकिन अब उनके पास नकदी खत्म हो गई और परिवार को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने की समस्या सामने खड़ी हो गई। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को इस दर्द से उबारने के लिए जगह जगह आश्रय स्थल खुलवाए। उनमें उनके ठहरने और खान पान की व्यवस्था कराई गई, लेकिन घर लौटने का अरमान लिए मजदूर सड़कों पर पैदल चलने पर अब भी मजबूर हैं। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।